नमस्कार साथियों, अपने फर्स्ट ईयर में अपन ने इनऑर्गेनिक पेपर स्टार्ट किया हुआ है। इनऑर्गेनिक पेपर में अपनी मुख्य वर्तमान में बात चल रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पिछले लेक्चर में या पिछले अध्ययन में यह जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस प्रकार है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ये बताता है कि किसी भी एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से वितरित है, किस प्रकार से उनका कक्षकों में डिवाइडेशन या वितरण हुआ है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो क्रम था बच्चों, वो था निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगे। अब आपने पिछली कक्षा में 12th क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है, उनको कक्षक कहते हैं। तो आपने अगर याद हो तो नाभिक से दूर जाने पर परमाणु में n का मान एवं ऊर्जा स्तर बढ़ता है। ठीक है, नाभिक से दूर जाने पर परमाणु में n का मान एवं ऊर्जा स्तर बढ़ता है। जैसे कि देखिए, ये नाभिक के सबसे पहले वाला कक्षक है तो इसको n बराबर 1 कहेंगे। ये इसके बाद है तो ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके बाद भी तो वो हमारा हो जाएगा n बराबर। ठीक है, अर्थात ये 1 2 3 4 जैसे जैसे हम नाभिक से दूर आ रहे हैं वैसे वैसे n का मान बढ़ रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखना, n का मान हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, और एक और बात, n = 1 से स्टार्ट है। n का मान कभी भी शून्य नहीं होगा और n का मान कभी भी अपूर्ण या अर्धपूर्ण नहीं होगा, हमेशा एक पूर्ण अंक में होगा। दशमलव में या भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। n will be 1, n will be 2, n will be 3, n will be 4 as well as आगे जितने भी कक्षक होंगे। अब दूसरी लाइन, पहली लाइन के दूसरे पोटेंशियल पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाभिक से दूर जाने पर परमाणु में n का मान एवं ऊर्जा स्तर बढ़ता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर आएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूँ n बराबर 1 और n बराबर 2 की, तो बताइए किसकी ऊर्जा में कमी है, कौन सी की किसकी ऊर्जा अधिक है। तो देखिए, जैसे दूर जाएंगे तो n बराबर 1 जो है इसकी कम ऊर्जा है, फिर n बराबर 2 की अधिक है, ऐसे ही n बराबर 3 की 2 से अधिक है, n बराबर 4 की 3 से अधिक है। यानी कि n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पहले n बराबर 1 में जाएंगे, फिर n बराबर 2 में जाएंगे, n बराबर 3 में और उसके बाद n बराबर 4 में। इस नियम की वजह से, ठीक है, सॉरी इस नियम की वजह से, ठीक है, इस नियम की वजह से पहले निम्न ऊर्जा स्तर से फिर उच्च ऊर्जा स्तर में, पहले n बराबर 1 में, फिर n बराबर 1 फुल हो जाएगा तो n बराबर 2 में, फिर n बराबर
देखिए बच्चों साथियों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, और असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका प्राप्त होता है क्रोमियम एवं कॉपर। ठीक है, 24 और 20 ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्रोमियम का 4s2 3d4 ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता, 4s1 3d5 होता। ठीक है, यहां तक ऑर्गन तक सबका सेम। कॉपर का जो है 4s2 3d9 होना चाहिए था, जो कि नहीं होता, और होता क्या है Ar 4s1 3d। समझ में आई बात? ऐसा किस वजह से होता है दोबारा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 4s व 3d के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे 4s का इलेक्ट्रॉन किसमें माइग्रेट हो जाता है, 3d कक्षक में माइग्रेट हो जाता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार है, कितने कक्षकों में, कैसे कैसे है। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। वैसे तो बहुत मामूली, केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत छोटी बात है, ये बात लगभग 9th या 10th में ही बता दी जाती है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता उनको अब पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने अथवा इलेक्ट्रॉन के त्याग में का प्रभाव। देखो साथियों, अब तक जो हमने अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था एक परमाणु के रूप में। किसके रूप में? परमाणु के रूप में। और परमाणु जो होता है वो आपको पता है कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही उस पर धनावेश होता है ना ही उस पर ऋणावेश होता है। लेकिन जब भी कोई परमाणु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, अब लेना और देना क्यों करता है? वो सिर्फ अपने स्थायित्व के कारण। किसके कारण? स्थायित्व। प्रत्येक परमाणु अणु यौगिक जो भी है वो स्थायी होने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो परमाणु अपने स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए विभिन्न, जैसे ऑक्टेट नियम को पूरा करने के लिए, या अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आदर्श गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर करने के लिए, ठीक है, अपनी संयोजकताओं को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता भी है और कोई कोई इलेक्ट्रॉन लेता भी है। ठीक है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह उदासीन नहीं रहता, फिर वो एक परमाणु उदासीन नहीं रह करके एक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। अर्थात कोई भी उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है अपने मूल इलेक्ट्रॉनों का, तो मूल इलेक्ट्रॉनों में लेन देन करने के कारण वह परमाणु उदासीन न रह करके, परमाणु न रह करके एक आयन में परिवर्तित हो जाता है। इट विल बी फॉर्म्ड एज ए आयन। अब आयन आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आयन? दो प्रकार के। एक होते हैं धनायन और एक होते हैं ऋणायन। इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इन पर होता है नेगेटिव। बहुत बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब परमाणु जो है, यहाँ पर दो बातें होंगी। या तो कोई चीज कम पड़ती है तो हम लेते हैं, और कोई चीज जरूरत से ज्यादा है, किसी को कम पड़ रही है तो हम उसको देते हैं। सेम सिचुएशन परमाणु के अंदर है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। अब परमाणु जो है उदासीन परमाणु, ठीक है, ध्यान से देखना, एक मिनट। हाँ जी, यदि परमाणु उदासीन है तो यदि देखो बच्चों, दो बातें होती है उदासीन परमाणु। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है
यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो देते कौन है? धनवान व्यक्ति को देते हैं, जिसके पास धन होगा, धनी होगा, वो देता है। ठीक है, तो देने पर जो है धनायन आता है। क्या आता है? धनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, त्यागने पर, याद रखना, देने पर धनायन, जो देते हैं वो धनी होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो लेता है वो ऋणी हो जाता है ना, तो लेने पर क्या हो जाएगा? ऋणायन या ऋणावेश। ठीक है, इसको ऋणायन भी कह सकते हैं, ऋणायन, और इसको धनावेश भी कहते हैं, धनावेश। धनायन, धनावेश, ऋणायन, ऋणावेश। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो अगला टॉपिक आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, परमाणु जो है उदासीन होता है। उदासीन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनावेश में परिवर्तित हो जाता है और उसके ऊपर आपको ये पॉजिटिव का निशान मिलेगा। ठीक है, और यदि कोई परमाणु, उदासीन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वो ऋणावेश हो जाता है और उस पर आपको माइनस का चार्ज मिलेगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतने उसमें माइनस आ जाएंगे। जैसे किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए किसी से तो -2, 3 लिए -3, 4 लिए -4। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इसके साथ है, यदि कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो खाली प्लस नहीं देते हैं, +1 नहीं लिखते। 1 प्लस का मतलब +1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए +2, 3 दिए +3, 4 दिए +4, ऐसे। तो +4 से हम समझ जाएंगे, क्या समझेंगे? कि ये समझेंगे कि +4 का मतलब ये है कि इसके परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन थे उदासीन परमाणु में, अब +4 अवस्था में आने के बाद उन उदासीन परमाणुओं में से 4 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। ठीक है, और -3 का मतलब ये होगा कि इसके उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन थे अब उस इलेक्ट्रॉन से इतने इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि सोडियम है, क्या है? सोडियम, ध्यान से समझेंगे, सोडियम है, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। क्या होता है? 11। क्या होता है? 11। ठीक है, और सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम को नेटियम बोलते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, अब 11 इसके पास परमाणु क्रमांक है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने देखा होगा कहीं पर आपने Na+ और ये है केवल Na, तो इसमें डिफरेंस समझिए। Na का मतलब क्या है? Na का मतलब है सोडियम का उदासीन परमाणु जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यही मतलब है इसका। केवल Na का मतलब है सोडियम का उदासीन परमाणु जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और Na+ का क्या मतलब है? यह सोडियम का आयन है जिसमें एक धनावेश है तो 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक है, इसको धनायन भी कह सकते हैं। सोडियम का साफ साफ दिख रहा है धनायन। अब देखिए Na में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में कितने हो गए? 1+ है तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अगर आपसे कुछ पूछेगा कि Na में इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, Na+ में 10 है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखिए यदि किसी के ऊपर आपको -2 मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको मिल गया फॉर एग्जाम्पल Cl- मान लीजिए आपको F- मिल गया। सिंपल वाला उदाहरण लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। फ्लोरीन, F क्या होता है? फ्लोरीन। ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन F, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लेकिन अगर आपको F- दिख गया ऊपर, F- अगर आपको दिख गया तो माइनस ये दर्शाता है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो 9 तो इसके पास पहले से है और
एक माइनस है, तो ये 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि फ्लोरीन के उदासीन परमाणु में तो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्लोरीन के ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्लोरीन का ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणायन। ठीक है, माइनस का आवेश कितना है ना, ऋणायन कहलाएगा। ये फ्लोरीन का उदासीन परमाणु है, ये फ्लोरीन का ऋणायन है। समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। बहुत अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम माने समान, एक जैसे, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात अगर मैं इसको बताऊं तो ऐसे परमाणु अथवा आयन जिनके ऐसे भिन्न भिन्न लिखने ना, अलग अलग होंगे वो, तभी तो एक दूसरे के समानता दर्शाएंगे। ऐसे भिन्न परमाणु अथवा आयन जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। ठीक है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। परस्पर क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते। ठीक है, अब आप कहोगे सर अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान कैसे हो सकते हैं? तो हम देखते हैं, सबसे पहले वही अपना एक पहला उदाहरण लेते हैं इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक में। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 2p के बाद 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है ना, यही होगा। क्या होगा? 3s1। ठीक है, अब देखिए, अब बात करता हूं मैं सोडियम प्लस। Na+ की बात कर रहा हूं। Na में तो 11 इलेक्ट्रॉन है और Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो फिर Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? देखिए 1s2 2s2 2p6। बोलो, हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे की। आपने आदर्श गैसों में हीलियम के बाद दूसरे नंबर पर आती है नियोन। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो 10 को हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर इससे उच्च में, और फिर 2p6। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अब तीसरी बात करता हूं मैं फ्लोरीन माइनस F-। ठीक है, तो पहले फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 9, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 इलेक्ट्रॉन अपन को भरने हैं। 1s2 2s2 2p 2 2 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 5, 2p5। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ F-। इसकी बात कर रहा हूँ F-, फ्लोरीन का ऋणायन। अब F- हो गया ये, तो F- में क्या हो गया? देखिए, माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 आ गया, तो आगे हम इसमें जाएगा P रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कितनी होती है अधिकतम क्षमता? कितनी है इसकी? 6 इलेक्ट्रॉन की है, 5 है इसमें, तो 1 आ सकता है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 की जगह जो 1 इलेक्ट्रॉन गया है उसको भी इंक्लूड करके लिखेंगे 2p6। अब हम देखते हैं कि सोडियम धनायन, फ्लोरीन ऋणायन और नियोन। देखिए, सोडियम धनायन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, नियोन उदासीन उत्कृष्ट गैस है 1s2 2s2 2p6,
और फ्लोरीन विनायन, इसका भी 1s2 2s2 2p6, अर्थात परमाणु आयन तो अलग अलग है लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त हो रहे हैं, एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सोडियम का धनायन, नियोन का उदासीन परमाणु और फ्लोरीन का ऋणायन परस्पर क्या है, परस्पर सम इलेक्ट्रॉनिक है। बोलो समझ में आ गया? सिंपल है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल है ना। अब आपको मैं यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है आपका कि आपको 3 जोड़े सम इलेक्ट्रॉनिक, 3 जोड़े सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या अथवा आयंस के बनाने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने ये एक जोड़ा के लाया पूरा, ये क्या है, सोडियम नियोन और फ्लोरीन, Na+ नियोन का उदासीन और फ्लोरीन का ऋणावेश, ये पूरा एक जोड़ा कहलाएगा। ऐसे ही आपको 3 जोड़े मुझे बताने हैं जो परस्पर क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने जो मुख्यतः पढ़े हैं, मुख्यतः हमने जो टॉपिक आपको याद रखने हैं, वो टॉपिक कौन कौन से याद रखने हैं? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था ओहमो सिद्धांत, ओहमो सिद्धांत से भी पहले मैंने आपको बताया था डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण के बाद हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हमने अगला पढ़ा था, इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ा तो बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद ओह्म नियम, ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने हुंड का बहुलता का नियम, हुंड का बहुलता नियम। उसके बाद पढ़ा है N+A नियम, और सॉरी मैं बीच में भूल गया, यहाँ पर आएगा वो हाइजेनबर्ग के बाद क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या ये भी पढ़ी है। उसके बाद पढ़ा है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पढ़ा है क्रोमियम व कॉपर का असंगत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम। ठीक है, तो ये जो है आपके, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कोई भी इतना हार्ड नहीं है, इतना कोई भी आपको डिफिकल्ट नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा याद करने के ऊपर रहती है, आप याद कीजिए, लिख करके याद कीजिए, बेसिक को समझते हुए चलिए। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल मैटर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्योरी से घबराना नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे, जो भी हमारे कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा। धन्यवाद, और इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप महाविद्यालय में आकर पूछ सकते हैं।